दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अपना ही पढ़ाई कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों मैंने आपको अब तक जो बताया था भारत का भौतिक विभाजन में, ये हिमालय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र के बारे में बताया था। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि हिमालय का जो क्षेत्र का जो टॉपिक था वो तो खत्म हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है उत्तर का विशाल मैदान। मेरा टॉपिक आज क्या है? उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान में पीसीएस प्री से लेकर के कोई वनडे एग्जाम होता है, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आते हैं। और यदि आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप यहाँ से एक से दो क्वेश्चन जो भी वनडे एग्जाम आप देंगे उसमें आप आराम से कर ले जाएंगे। लेकिन मेरी शर्त आपसे यही रहेगी मित्र कि आप मेरे साथ कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठें और मेरे साथ नोट करते चलें, ताकि आपका एक अच्छा और बेहतरीन नोट्स तैयार हो सके। तो देखिए, मैं आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो उत्तर का विशाल मैदान है। तो आप देखिएगा, आप सबसे पहले इस तरीके से जो मैप बनाया है मैंने, वो मैप बना लें और टॉपिक डाल लें उत्तर का विशाल मैदान। देखिए, इसे उत्तर का विशाल मैदान ऐसे नहीं कहते हैं। हालांकि भारत के प्रत्येक राज्य में कुछ न कुछ मैदान जरूर पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें अधिकांशतः विशाल मैदान ही पाया जाता है। तो इसमें ये देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है ये राजस्थान है, ये राजस्थान है। इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है ये ये जो क्षेत्र है ये दिल्ली हरियाणा और राजस्थान वाला क्षेत्र, दिल्ली हरियाणा और पंजाब वाला क्षेत्र है। दिल्ली हरियाणा और पंजाब, ये दिल्ली हरियाणा और पंजाब वाला क्षेत्र है। इसके जस्ट पास में ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये आपका उत्तर प्रदेश है। ये बिहार है और ये आपका पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल है। तो उत्तर के विशाल मैदान में जो क्षेत्र सम्मिलित है वह राजस्थान का, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र सम्मिलित है। तो आप लिख लीजिए इसको। या जो राजस्थान का जो क्षेत्र है, जो राजस्थान है, इसे राजस्थान का मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे राजस्थान का मैदान बोलते हैं, इसे राजस्थान का मैदान बोलते हैं। आप भी मेरे तरीके से इस तरह ड्राइंग करते रहें, इसे राजस्थान का मैदान बोलते हैं। इसके बाद ये जो ये जो क्षेत्र है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये दिल्ली, पंजाब, हरियाणा का क्षेत्र है। इसे पंजाब या हरियाणा का मैदान बोलते हैं, पंजाब या हरियाणा का मैदान, इसे पंजाब या हरियाणा का मैदान बोलते हैं। इसके बाद यहाँ की उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में एक मुख्य नदी प्रवाहित होती है, इसका नाम गंगा है। इसलिए इसमें जो प्रवाहित होने वाली नदी है के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम गंगा का मैदान रखा गया है। तो आप देखिए, ये वाला है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में इसे उत्तरी गंगा का मैदान कहते हैं, इसे उत्तरी गंगा का मैदान कहते हैं, उत्तरी गंगा का मैदान। इसके बाद जो बिहार वाला क्षेत्र है, ये बिहार वाला क्षेत्र है। इसे मध्य गंगा का मैदान, इसे मध्य गंगा का मैदान कहते हैं। इसके बाद जो बंगाल, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, ये
पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, इसे निम्न गंगा का मैदान कहते हैं। इसे निम्न गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, इसे निम्न गंगा का मैदान कहते हैं। इसके बाद ये असम राज्य है, ये वाला असम राज्य मैदान है जिसे ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। इसे ब्रह्मपुत्र का मैदान, पुत्र का मैदान कहते हैं। इसे ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। आप इसका इस तरह से मैपिंग कर लीजिए, स्क्रीनशॉट या नोट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिएगा इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ वो आपको बताता हूं। इसका जो निर्माण हुआ तो किस तरीके से मैदान का निर्माण हुआ वो बताता हूं। देखिए ये आपकी भारतीय प्लेट है, ये आपकी भारतीय प्लेट है इस तरीके से। ये आपकी इंडियन प्लेट है। इसके बाद ये आपकी यूरेशियाई प्लेट है, यूरेशियाई प्लेट, इसे कहते हैं यूरेशियाई प्लेट। इसे इंडियन प्लेट बोलते हैं। इंडियन प्लेट या भारतीय प्लेट। मैं इस मैदान के निर्माण के बारे में बता रहा हूं, इसका निर्माण कैसे हुआ। देखिएगा इसके लिए एक सिद्धांत है, इसे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार इंडियन प्लेट जो हल्की प्लेट है, इंडियन प्लेट जो हल्की प्लेट है, वह भारी प्लेट जो यूरेशियाई प्लेट है उसके नीचे दसती जा रही है। और इसका जो कार्य है वो आज भी जारी है। इंडियन प्लेट जो हल्की प्लेट है, वो भारी प्लेट जो यूरेशियाई प्लेट है उसके नीचे इस तरह क्रम से दसती हुई जा रही है। इस कारण यहां पर शिवालिक की पहाड़ियां, मध्य हिमालय और ग्रेट हिमालय का निर्माण हुआ। इस तरीके से इस प्लेट पर, ऐसे यूरेशियाई प्लेट पर महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियों का निर्माण हुआ है। और इससे जो आने वाली नदी, इससे जो नदी आ रही है इस तरीके से, और इधर साइड से आने वाली नदी जो अपने साथ हिमालय के पत्थर, कंकड़, बजरी, मिट्टी को ले जाकर के यहां पर बिछा दे रही है, इस स्थान पर बिछा देती है, यहां पर बिछा देती है। इस तरीके से यहां पर बिछाने के कारण इस यहां पर मैदान का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? मैदान का। फिर सुनिए, शिवालिक की पहाड़ियों से आने वाली नदी जिनका वेग अधिक मात्रा में होता है, शिवालिक की पहाड़ियों से आने वाली नदी जो अपने युवावस्था में होती है, अधिक वेग में होती है, वह अपने अधिक वेग के कारण हिमालय से मिट्टी काट के लेकर के आती है, पत्थर काट के लेकर के आती है, और वह अपने वेग के अनुसार शिवालिक के जस्ट नीचे, इसे गिरपद कहते हैं, इस स्थान को क्या कहते हैं? गिरपद। शिवालिक के जस्ट पैरों के नीचे, गिरवान होता है पर्वत, पद होता है पैर, पैरों के नीचे पत्थरों को, मिट्टी को, कंकड़ों को, इन सब को लाकर के बिछा देती है, जिससे मैदान का निर्माण होता है, जिससे मैदान का निर्माण होता है। ये गिरपद, गिरपद, जिससे मैदान का निर्माण होता है। अर्थात हमारा जो मैदान है, जिसे उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं, यहां पर अधिक मात्रा में काफी नदियां हैं जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकली हैं, वह अपने साथ
हिमालय का मलबा लेकर के आती हैं और एक विशाल क्षेत्र में वो फैला देती हैं, जिससे एक विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। इसी कारण से उत्तर का विशाल मैदान कहती है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, उत्तर के विशाल मैदान को दो भागों में बांटा जाता है। उत्तर के विशाल मैदान को दो भागों में बांटा जाता है। देखिए, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, विशाल मैदान, उत्तर के विशाल मैदान को दो भागों में बांटा जाता है। आप इसे नोट कर लें। इसमें नंबर एक है भौतिक विभाजन। और नंबर दो पर आपका आता है प्रादेशिक विभाजन। देखिए, प्रादेशिक या क्षेत्रीय विभाजन, जैसे क्षेत्र राजस्थान का, पंजाब हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, ये प्रादेशिक या क्षेत्रीय विभाजन है। और भौतिक विभाजन होता है जो उसके भौतिक आधार पर इसका विभाजन किया जाता है। जैसे भावर का मैदान, भौतिक विभाजन में लिखिए भावर का मैदान। अब मेरे साथ नोट करते चलिए, तराई का मैदान, नंबर 3 पर है बांगर में भी आपको यह दो प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। एक गूढ़ और रेह, दूसरा होता है रेह। आप लोग नोट करते चलेंगे। फिर खादर का मैदान, उसके बाद डेल्टा। भौतिक आधार पर अगर इसका विभाजन किया जाए मैदान का, तो 5 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 भावर का मैदान, नंबर 2 तराई का मैदान, नंबर 3 बागर का मैदान, नंबर 4 खादर का मैदान, नंबर 5 डेल्टा का मैदान। मित्र, यहां से क्वेश्चन आते हैं, इसी के विभाजन के आधार पर क्वेश्चन आते हैं। यदि आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया तो आप जो आने वाले क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, उन्हें आप आराम से कर ले जाएंगे। तो देखिए, ये मैंने बताया आपको भावर मतलब भौतिक आधार पर विभाजन बताया। इसके बाद देखिए आप थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। प्रादेशिक आधार पर देखिए, इसमें नंबर 1 राजस्थान का मैदान, नंबर 2 पर आपका पंजाब या हरियाणा का मैदान, हरियाणा का मैदान। थोड़ा स्पेस कम है इसलिए कम लिख पा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इसे लिखते चलिए। नंबर 3 गंगा का मैदान, इसे 3 भागों में बांटा गया है। गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है, आप नोट कर लीजिएगा। गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 उत्तरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। मित्र, आप इस तरह नोट करते चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है असम राज्य में असम का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान, असम का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान। असम का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो प्रादेशिक आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है। राजस्थान का मैदान, हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया, उत्तरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान।
मैं आपको बता चुका हूं राजस्थान का मैदान ये है, पंजाब हरियाणा का मैदान ये है, उत्तरी गंगा का मैदान आपका उत्तर प्रदेश में है, मध्य गंगा का मैदान आपका बिहार में है, और निम्न गंगा का मैदान है वो आपका पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद आपका असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान असम राज्य में है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब इससे मैं सबसे पहले जो बताऊंगा वो भौतिक विभाजन के आधार पर भावर वाला क्षेत्र है वो बताऊंगा। तो भावर का मैदान है उससे सबसे पहले बताऊंगा। आज से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें। मेरी आपसे इस मैटर को लेकर के बहुत सीरियस गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। नेक्स्ट देखिए, आपको बताता हूं सबसे पहले भावर का मैदान। मेरा जो टॉपिक होगा सबसे पहले भावर का मैदान। मैं सारे पॉइंट आपको क्लियर कराऊंगा, आप चिंता ना करें, एक एक पॉइंट को क्लियर करा दूंगा, वो खुद भी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले भावर का मैदान। देखो भावर का मैदान जो है, भावर का मैदान मैं भौतिक विभाजन बता रहा हूं। भावर का मैदान भौतिक विभाजन बता रहा हूं मैं। देखिए इसमें देखिए, ये आपका महान हिमालय है, ये मध्य हिमालय है और ये शिवालिक की पहाड़ियां इस तरीके से। ये आपका महान हिमालय है, ये मध्य हिमालय है, मिडिल हिमालय है, और ये शिवालिक की पहाड़ियां हैं, शिवालिक हिमालय। मित्र होता क्या है, जब नदियां अपनी युवावस्था में होती है, युवावस्था मतलब अपने साथ इस तरीके से अपना वेग इनका अधिक होता है, वह नदियां जिनका वेग अधिक होता है उसे युवावस्था कहते हैं। वह नदियां जिनका वेग अधिक होता है उसे युवावस्था की नदियां कहते हैं। यह नदियां अपने साथ इस तरीके से पर्वतों को या शिवालिक जो पहाड़ी है उसे काट करके लेकर के आती है, और यहां पर शिवालिक के पैरों में मतलब गिरपद क्या बोलते हैं इसे वो गिरपद बोलते हैं। गिरपद, गिरमान होता है पर्वत, पदमान होता है चरण। मतलब शिवालिक के पैरों में जाकर के उस मलबे को, जिसमें कंकड़ भी होता है, पत्थर भी होता है, बजरी भी होती है, यहां पर बिछा देती है। यह नदियां यहां पर बिछा देती है इस तरीके से। इन बड़े बड़े पत्थरों को काट करके यहां पर बिछा देती है। इन पत्थरों को या कंकड़ पत्थर को जो भी होते हैं, ये हिमालयी मलबा होता है उसे यहां बिछा देती है। और इसमें बिछाने के बाद जब नदियां यहां पर आ जाती हैं इस मलबे में, तो ये पत्थर काफी बड़े बड़े होते हैं। जो हिमालयी मलबा होता है काफी बड़ा होता है, काफी बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं। नदियां अक्सर इनके नीचे होकर प्रवाहित होती हैं इस तरीके से। इसमें अपनी धाराएं पत्थरों के कारण अपनी धाराओं को कई शाखाओं बांट देती है, और ऐसी स्थिति में इस स्थान पर नदियां विलुप्त हो जाती हैं, और इस स्थान को भावर क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भावर का क्षेत्र कहा जाता है, भावर का मैदान कहा जाता है, भावर का मैदान कहा जाता है। फिर देखिए एक बार उन्हें, जैसे बड़े बड़े पत्थर हैं, ये बड़े बड़े स्टोन्स हैं जो नदियां पहले अपनी युवावस्था में थी उसे काट करके लेकर के आई, नदियां काट करके लेकर के आई और यहां पर बिछा दिया, इस तरीके से बिछा देती हैं। और इसी क्षेत्र को भावर क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भावर क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन मित्र, इसमें जो नदियां होती हैं, जो अधिकांश छोटी छोटी जो नदियां होती हैं, वो प्राय विलुप्त सी हो जाती हैं, क्योंकि वह अपने जल को कई शाखाओं में बांट देती है। जो भावर क्षेत्र में उस जल को कई शाखाओं बांट देती है, और फिर ये आगे जाकर के तराई क्षेत्र में इस तरीके से निकल आती है, या जो इससे आगे जो क्षेत्र होगा वो तराई क्षेत्र होगा। तो आप इसमें नोट करके रखिए, इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये वाला क्षेत्र होता है भावर क्षेत्र होता है। भावर क्षेत्र का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। आप नोट लिख सकते हैं कि नदी के भावर क्षेत्र का निर्माण, भावर के मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए हिमालयी अवसादों से हुआ है। तो आप इसके बारे में लिखिए, जो टॉपिक है उस पॉइंट वो लिखिए। इसको मिटा देता हूं मैं।
देखिए मेरे साथ, भावर का निर्माण नदियों द्वारा, शिवालिक से नदियों द्वारा, मतलब युवा नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से हुआ है। अवसाद से हुआ है, लाए गए अवसाद से हुआ है। पहला पॉइंट, इस क्षेत्र का निर्माण, भावर का निर्माण, भावर का विस्तार शिवालिंग पर्वत श्रेणी के गिरपद पे है, गिरपद पर विस्तृत है। देखिए मित्र, जैसे इसका जो विस्तार है वो मोस्टली इसके सहारे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से इसका जो विस्तार है वो इस तरीके से, क्योंकि यहां पर शिवालिक पर्वत श्रेणी है। ये कौन सी पर्वत श्रेणी है? शिवालिक पर्वत श्रेणी। इसका जो निर्माण है वो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नंबर 3 पे लिखिए, भावर क्षेत्र, भावर का मैदान सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत है। तक 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई विस्तृत है। मित्र, नेक्स्ट पॉइंट में आप कुछ सोचिए कि यहां पर जो भावर का क्षेत्र है इसमें कंकड़ पत्थर वगैरह लाके बिछा दिए जाते हैं, तो यहां पर कृषि होना असंभव है। तो आप लिख सकते हैं भावर क्षेत्र, भावर का मैदान कृषि योग्य नहीं है, योग्य नहीं है। पॉइंट इंपोर्टेंट है, भावर का जो मैदान है वो उसमें कृषि नहीं की जा सकती, क्योंकि बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं। इसके बाद यद्यपि इसमें वनस्पति होती है, जो पेड़ उगते हैं उनकी जड़ें बहुत लंबी होती है और कम मात्रा में पाई जाती है। यद्यपि लिख सकते हैं इसमें भी, यद्यपि इसमें उगने वाली वनस्पति की जड़ें बहुत लंबी होती है, क्योंकि वह धरातल जमीन की खोज में काफी लंबी हो जाती है, लंबी होती है। आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने आपको भावर का क्षेत्र बताया। उसके बाद देखिए तराई का क्षेत्र, उसके बाद देखिए तराई का क्षेत्र। तराई का मैदान, तराई का मैदान, तराई के मैदान देखिए मित्र, सबसे पहले ये जो भावर का क्षेत्र है, भावर का क्षेत्र है ये वाला, आप मेरे साथ इस तरह बनाते रहें ताकि आपके समझ में आ जाए, और मैं जानता हूं समझ में आपकी आएगा। क्या होता है कि इसमें जो नदियां होती हैं इसमें विलुप्त प्राय हो जाती है, लेकिन यही नदी आगे चल करके
इस तरीके से नदियां निकलने लगती हैं, एक शाखाओं में निकलने लगती हैं, इस तरीके से एक शाखाओं में निकलने लगती हैं और अपने साथ छोटे छोटे स्टोन को लेकर के आती, क्योंकि नदियों का वेग कम हो जाता है, फिर इतने बड़े बड़े पत्थरों को लेकर के नहीं आ पाती। इसी कारण इस क्षेत्र में जो नदियां होती हैं वो एक शाखा में बढ़ जाती है, एक से दो तीन कई शाखा मिलकर के एक शाखा का निर्माण कर लेती है। तो तराई का क्षेत्र है आपका, ये भावर वाला क्षेत्र हो गया। इसके बाद जस्ट आपका जो क्षेत्र है ये तराई का मैदान है, तराई का मैदान, ये तराई का मैदान है। देखिए भावर के बाद नदियों की गति कम होने के कारण और जब वो भावर के क्षेत्र से निकलती हैं तो अनेक शाखाएं मिलकर के एक शाखा या दो शाखा तीन शाखा का निर्माण कर लेती हैं और जो अपने साथ वो जो अवसाद लेकर आती हैं छोटे छोटे, उनको इस क्षेत्र में बिठा देती हैं, जिससे एक मैदान का निर्माण होता है, जिसे तराई का मैदान कहते हैं। किसका मैदान कहते हैं? तराई का मैदान कहते हैं। तो आप इस तरीके से देख लीजिए, ये आपका तराई का मैदान है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसके बाद दिखाऊंगा मैं। देखिए तराई के मैदान में नदियां भावर को पार कर, भावर मैदान को पार कर अनेक शाखाओं में बढ़ जाती हैं और अपने साथ छोटे छोटे हिमालयी अवसाद को बिछा देती है, जिससे तराई का मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, आप लिखिए इसको, आप इसको लिख लीजिए। नदियां भावर मैदान को पार करके अनेक शाखाओं में बढ़ जाती हैं और अपने साथ छोटे छोटे हिमालयी अवसाद को उस क्षेत्र में बिछा देती है, जिससे तराई का मैदान का निर्माण होता है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यह क्षेत्र दलदली होता है, यह क्षेत्र दलदली होता है, यह क्षेत्र दलदली होता है। इसी कारण इसमें वनस्पति और वन्यजीव अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों मैं आज मेरी इतनी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है, प्लीज मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए यह क्षेत्र दलदली होता है, मतलब तराई क्षेत्र होता है वो दलदली होता है, क्योंकि नदियां इसमें ऊपर उठाती हैं, इस कारण यह क्षेत्र दलदली होता है और इसमें वनस्पति और वन्यजीव अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एक बात और है मित्र, तराई क्षेत्र मच्छर बहुत पाए जाते हैं, क्योंकि यहां क्षेत्र दलदली होता है, पाए जाते हैं। यह क्षेत्र मानवीय श्रम द्वारा कृषि योग्य बनाया जाता है, कृषि योग्य बनाया जाता है। मानवीय श्रम द्वारा कृषि योग्य बनाया जाता है। नेक्स्ट लिखिए, इसी में आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट लिखिए, तराई के मैदान में गन्ना गन्ना चावल गेहूं दलहन आदि की फसल की जाती है। एक तराई का मैदान है, इसके बारे में बताया कि यह क्षेत्र दलदली होता है। मानवीय श्रम द्वारा इस क्षेत्र को कृषि योग्य बनाया जाता है। कृषि योग्य बनाने के कारण इस क्षेत्र में गन्ना सबसे ज्यादा होता है। तराई क्षेत्र में मोस्टली होने वाला जो फसल है वो गन्ना और चावल है। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है गन्ना और चावल होता है। उसके बाद गेहूं दलहन जैसी अन्य फसलें उगाई जाती हैं। तो मित्रों, आज के लिए मैं जो बताया है वो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट अगली वीडियो में इसका सेकंड पार्ट लेकर के आऊंगा, जिसे आप जरूर देखिएगा। फर्स्ट पार्ट में जो आपको बताया, भावर का क्षेत्र बताया, तराई का मैदान बताया। नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे आपके बाबर का क्षेत्र, डेल्टा वगैरह, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उससे आप जरूर देखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।